कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग, यानी कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है वो कैसे वर्क करता है। कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट, कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना कैसे वर्क करता है। हाँ देखिए, कोहलर क्या प्रूव करना चाहता था? कोहलर अपनी थियोरी इनसाइटफुल लर्निंग, जिसमें उसने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे प्रयोग किया, क्या सिद्ध करना चाहता था वो अपनी थ्योरी से? पहला ऑप्शन है, देयर इज अ सिचुएशन इन विच द पर्सन इज सुपीरियर टू द एनिमल। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई कि पशु श्रेष्ठ है कि व्यक्ति श्रेष्ठ है, पूरी थ्योरी में हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। इज एन ऑटोनॉमस रैंडम वर्ब, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। यहाँ तो ये बात ही नहीं हो रही थी रैंडम एक्शन की और इसकी उसकी, ये तो ट्रायल एंड एरर में होती है। कॉग्निटिव फंक्शन यानी संज्ञान से संबंधित प्रक्रिया है, सीखना एक दिमाग से संबंधित प्रक्रिया है, और जिनकी हायर वैल्यू है दिमाग की, जिनकी मेंटल एबिलिटीज अच्छी हैं, जिनका दिमाग ठीक है, वो दिमाग से सीखते हैं, दिमाग का प्रयोग करते हैं। इनसाइटफुल लर्निंग में तभी तो इनसाइट आता है जब आप कॉग्निशन का, अपने संज्ञान में क्या होता है, आपका सोचना समझना, चीजों को तर्क करना, विचार करना, ये सारी चीजें आपके संज्ञान में ही आती हैं। द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन, देखो ये भी कह सकते हो कि परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण करना, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट बेटर ऑप्शन इज सी ऑप्शन, कि वो संज्ञानात्मक कार्य है, संकार्य है, जो लर्निंग है, ये कहना चाहता था। सिर्फ ये नहीं है कि आपने मैनिफेस्ट कैसे कर लिया, अलग अलग सिचुएशन को परसीव कैसे करते हैं, ये तो है, लेकिन परसेप्शन के बाद आपको उसका एक सॉल्यूशन, एक उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, एक होल में उसको बदलाव लाना होगा। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव फंक्शन इज लर्निंग, यानी मतलब दिमाग का इस्तेमाल होता है, इनसाइटफुल लर्निंग है, ये प्रूव करना चाहता था कोहलर, ये नहीं कि बार बार। क्लियर है बात? नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज अ पार्ट ऑफ, यानी लाइफ स्पेस या जीवन दायरा, जीवन क्षेत्र की संकल्पना जो है वो किस थियरी का एक हिस्सा है? क्लासिकल कंडीशनिंग, वर्ब अग्रीमेंट, या फिर आपका इनसाइट लर्निंग, या फिर लेविन्स फील्ड थियरी? ये भी हम कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, बात इतनी बात सभी को क्लियर है? चलें, देखिए, अगर हम बात करें तो ये बात हुई है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज अ पार्ट ऑफ लेविन्स फील्ड थियरी। लेविन्स फील्ड थियरी यानी लेविन के क्षेत्र सिद्धांत का क्या है? ये एग्जाम्पल है जिसमें लाइफ स्पेस की बात हुई है, कि एक व्यक्ति का एक जीवन दायरा होता है जिसमें वो एक्शंस करता है, कुछ फोर्सेस उसे रोकते हैं, कुछ फोर्सेस उसको बढ़ावा देते हैं आगे। ये एक बेसिक बात है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन, द चेंजेस दैट अकर इन अ ग्रुप आर, यानी कर्ट लेविन के अकॉर्डिंग, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं, यानी ग्रुप डायनेमिक्स में जो चेंजेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, या जो चेंजेस होते हैं उनको क्या कहते हैं? बताइए, बता देंगे अभिषेक जब होगा स्टार्ट। म्यूचुअलिटी यानी परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, डायनेमिक्स कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, तो आपको टोपोलॉजी, आपको वर्ड यहाँ याद आ जाना चाहिए था, इसको टोपोलॉजी भी कह सकते हैं दूसरे वर्डों में, ग्रुप डायनेमिक्स को। ठीक है, कि परिवर्तन आपकी संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं आपके जीवन में, ब्रेन में, जब आप कुछ नया सीखते हैं, इस थियरी के अकॉर्डिंग जब सीखते हैं तो इसको टोपोलॉजी कहते हैं, कि जो ग्रुप में एक चेंजेस होते हैं, जो आप सीख रहे होते हैं उस चीज़ में जो एक परिवर्तन होते हैं स्ट्रक्चरल, उनको डायनेमिक, ग्रुप डायनेमिक्स या टोपोलॉजी के नाम से पुकार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द गोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन क्लार्क हल्स थियरी ऑफ लर्निंग इज टू। ये तो आसान भी है, मैंने कराया भी होगा, बस आपको रिमाइंड कराने के लिए ये क्वेश्चन है। 1 मिनट में मैं ही बता देती हूँ, या आप बताना पसंद करेंगे? लाइफ स्पेस का मतलब है एक व्यक्ति का जीवन दायरा, जिसमें वो उसके गोल्स भी होंगे, जिसमें वो एक्शंस भी लेगा, जिसमें वो अचीव भी करेगा चीजें, जिसमें बैरियर्स भी होंगे, ये सारी चीजें उसमें होंगी। बताइए फटाफट से। द गोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन क्लार्क हल्स थियरी ऑफ लर्निंग इज व्हाट? डिक्रीज ऑफ नीड। जैसे ही नीड की कमी होगी, ड्राइव कम हो जाएगी अपने आप। ठीक, तो ड्राइव कम हो जाएगी कब? जब आपकी नीड की कमी होगी। जब आपकी नीड फुलफिल हो जाएगी तो ड्राइव अपने आप कमी हो जाएगी। तो आवश्यकता का जो हनन है वो जरूरी है, बजाय कि ड्राइव के कम करने पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम फॉर द रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल ऑफ हल। हल की थ्योरी का कौन सा एक दूसरा नाम नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिएगा, इसमें गलतियां बहुत होने वाली हैं आप लोगों से। देखिए, दूसरा नाम मैथमेटिकल थियरी, ड्राइव रिडक्शन थियरी, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन थियरी, या कॉन्टिगुअस लर्निंग थियरी? आंसर कीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। 25 का डी बिल्कुल सही बात है, इसको मैथमेटिकल थियरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया भी था। ड्राइव रिडक्शन थियरी भी कहते हैं, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन थियरी इसको कहते हैं, बट कॉन्टिगुअस लर्निंग नहीं कहेंगे। तो डी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे सही हैं। ठीक है, अगर आपने हल की थियरी पढ़ी है तो ये आपको पता होना चाहिए। ओनली फॉर यू माई सीटेड क्लियर, बहुत बढ़िया जी। कोहलर इज रिलेटेड टू विच ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कोहलर जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए एक बार, कोहलर किससे संबंधित है? थियोरी ऑफ मोटिवेशन से, अभिप्रेरणा से,
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से, पर्सनैलिटी से, या लर्निंग की थियोरी है कोहलर की? बताइए कोहलर की थियोरी है किस चीज़ की? तो इनकी जो थियोरी है किसकी, कोहलर की, वो लर्निंग की थियोरी है। इंसाइटफुल लर्निंग थियोरी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो ये थियोरी लर्निंग की है, तभी तो लर्निंग के चैप्टर में की है हमने। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, दिस रूल विच इज नॉट पार्ट ऑफ द गेस्टाल्ट अप्रोच टू लर्निंग इज, यानी वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है। नॉट पार्ट, गेस्टाल्टवाद के हमने कुछ रूल पढ़े थे अगर आपको याद आ रहे हो तो, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, सब पढ़े हैं, बट कौन सा नहीं पढ़ा है? नॉट लिखा हुआ है, नॉट अ पार्ट, जो दृष्टिकोण का, गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं है, वो पूछा है। तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ यूज जो है वो नहीं है, क्योंकि इसको दिया है थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ प्रैक्टिस के तहत। ठीक है बात? ठीक है कि नहीं है? ठीक है, एकदम ठीक। बाकी सारे गेस्टाल्टवाद के ही हैं कि सिमिलर दिखती हैं दो चीजें तो प्रॉक्सिमिटी आसपास होती हैं तो क्लोजर अंत की बात होती है। हु हैज प्रपोज्ड दी कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? तो कई बार ऑप्शंस चेंज मिल सकते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में है, और इसीलिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन को पेश किया है कि आप देख करके बता पाएं, कि रटे रटाए जवाब ना दें, इसमें ये देख करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हु हैज प्रपोज्ड दी कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट, तो आप बता सकते हैं थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, हेगार्टी या स्किनर। तो आपको पता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने इसको दिया, और टू बी प्रोसाइज तो कोहलर। इसके अलावा गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं जो फादर हैं इसके गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के? वो हैं वर्टहाइमर, फिर हैं कोफका, कर्ट लेविन भी गेस्टाल्टवाद से ही जुड़े हुए हैं, बट ये सबसे कम प्रेफरेंस कर्ट लेविन को दी जाएगी, तीनों को ज़्यादा दी जाएगी। और अगर इनसाइट थियोरी का सबसे ज़्यादा श्रेय जाएगा वो कोहलर को। और सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पे इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। इतनी बात आप सभी समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होने वाली है इतनी बात समझने में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गेस्टाल्ट लर्निंग इज बाय, गेस्टाल्ट लर्निंग किसके द्वारा होती है? इंट्यूशन के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के द्वारा, या एक्सपेक्टेंसी यानी प्रत्याशा के द्वारा? आंसर बहुत तेजी से कर दीजिए तभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। कोई कह रहा है एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी कैसे हो सकता है? यह है इंट्यूशन से, या इसको इंट्यूटिव भी कह सकते हो कि अंतर्ज्ञान, इनसाइट जिसको हम बोल रहे हैं, कि अचानक से आपके अंदर एक इंट्यूशन है, एक आइडिया, एक आहा मोमेंट क्रिएट होता है और सडन आइडिया आपके दिमाग में आता है, सडन आइडिया अचानक से, क्योंकि दिमाग में आपके चल रही होती हैं चीजें। ठीक है बात, इतनी बात तो क्लियर है। एक्सपेक्टेंसी कहाँ से आ जाएगा? एक्सपेक्टेशन से थोड़ी होती है लर्निंग, इसमें प्रत्याशा से थोड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, स्कॉलर्स रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इनसाइट इन अचीविंग द गोल वर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आउट ऑफ द सिलेबस कह सकते हो। लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान। अब देख रहे हो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस अटपटे हैं, स्किनर, ड्रेवर, गैरिसन, मैकडूगल। बताइए कौन सा आंसर हो सकता है और कौन सा नहीं? बताइए फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24th वाला फिर से करा देंगे। स्कॉलर्स रिकॉग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनसाइट इन अचीविंग द गोल, तो ये थे जेम्स ड्रेवर, जो इनको एक तरीके से सपोर्ट ही किया, इनसाइट लर्निंग को इन्होंने अगेंस्ट नहीं गए इस चीज़ के। स्किनर तो बिहेवियरिस्ट हैं, वो तो कभी ना माने इनकी बात, और ये लोग अलग अलग चीज़ों पे काम करते हैं, इंस्टिंक्टिव थियरी पे काम किया मैकडूगल ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये तो मैंने आपको कराया है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग में होना चाहिए, कोशिश करके जवाब दीजिए फटाफट से। देखिए, एक कॉलेज गोइंग गर्ल है जो ऐसे ऐसे कर देती है, फिर ऐसे ऐसे हो जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? चेन लर्निंग, क्योंकि उसको स्टेप्स बाय स्टेप्स माँ सिखा रही है और वो अगली बार स्टेप्स को फॉलो करते हुए काम कर रही है, इसलिए इसको चेन लर्निंग कहते हैं। हमने गैने का हायरार्की पढ़ी थी जिसमें 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग थे, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। SSC, SSC, VDC, PP। ठीक, शुरुआत के जो 4 हैं वो व्यवहार से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और जो ऊपर के 4 हैं उनमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा है, यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं। ये किसने, अभी तो बेहतर है मम्मी की तबीयत अभी ठीक है, हामिदा, गैने ने दिया है इसको। गैने की हायरार्की है सीखने की, रॉबर्ट M गैने, रॉबर्ट मिल गैने कहते हैं उनको। इतनी सी बात है, होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, वॉट एवर न्यू वर्क वी डू वी एसिमुलेट इट इज रिलेटेड टू वॉट, यानी हम जो भी नया करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है किससे?
जो भी नया करते हैं। देखो कई लोगों को ना लॉ ऑफ एसिमिलेशन और लॉ ऑफ एक और लॉ होता है, कौन सा वो मैं, हाँ, एसोसिएटिव शिफ्टिंग में कंफ्यूजन होती है। तो इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लॉ, जब आप नया करते हैं कुछ और उसको आत्मसात कर लेते हैं, तो ये है लॉ ऑफ एसिमिलेशन। जब आप पुरानी सिचुएशन में सीखी गई चीज को उसी तरह की सिचुएशन में वैसा ही शिफ्ट कर देते हैं, तो उसको एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं। तो इन दोनों में ये अंतर है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। राजू वॉज अफ्रेड ऑफ द रैबिट। ये मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए आपके नोट्स में होना चाहिए ये क्वेश्चन। फटाफट से आंसर कर दीजिए और जवाब दीजिए। इसको क्या कहेंगे? कॉन्टिगुअस लर्निंग कहेंगे, कि खरगोश को धीरे धीरे पास लाया गया और वो सिंगल टाइम में ही फिर सीख जाएगा।